नमस्कार। आज हम हरियाणा के उन गांवों पर एक नज़र डाल रहे हैं जो हाल ही में बाढ़ से बहुत प्रभावित हुए। खास तौर पर हिसार जिले का ब्याणा खेड़ा गांव। जी। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो बताता है कि कैसे इस गांव में संकट आया और फिर कैसे मदद पहुंची। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक गांव जो इतनी मुश्किल में था उस तक इतनी जल्दी और एक ऐसी जगह से मदद पहुंची जिसकी शायद उम्मीद कम ही लोग कर रहे होंगे। हाँ, ये दिलचस्प है। सोचिए जरा, गांव पानी में लगभग डूबा हुआ है और 24 घंटे से भी कम समय में वहां 15,000 फीट से ज्यादा पाइप और 4 हेवी मोटरें पहुंच जाती हैं। कैसे? चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो ब्याणा खेड़ा की जो स्थिति थी वो वाकई गंभीर थी। बाढ़ का पानी सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि घरों तक पहुंच गया था। फसलें तो पूरी तरह डूब ही रही थीं और किसान जाहिर बहुत परेशान थे। तभी उन्हें पास के ही एक गांव गुराणा का पता चला। वहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कुछ मदद पहुंचाई थी। अच्छा, तो वहां से ये बात शुरू हुई। जी। फिर ब्याणा खेड़ा के कुछ ग्रामीणों और एक स्थानीय मीडिया कर्मी ने सरपंच से कहा कि भाई हमें भी संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगनी चाहिए। तो पंचायत ने फिर बरवाला जाकर अर्जी दी और जो हुआ, जैसा ट्रांसक्रिप्ट बताता है, वो काफी तेजी से हुआ। हाँ, ये अक्सर होता है संकट के समय में ना, जब सरकारी मदद में वक्त लगता दिखता है या शायद अपर्याप्त लगती है तो लोग फिर दूसरी तरफ देखते हैं। बिल्कुल। गैर सरकारी संगठन हो या फिर धार्मिक संस्थाएं, ये दिखाता है कि कैसे जरूरतें जो है वो नए रास्ते तलाश लेती हैं। तो गांव की जरूरतें क्या थीं? एकदम साफ थीं शायद। हाँ, बिल्कुल साफ। उन्हें चाहिए थी 4 मोटरें, वो भी 15 हॉर्स पावर वाली, और करीब 70 एकड़ जमीन से पानी निकालने के लिए 15,400 फीट लंबा 8 इंची पाइप। बाप रे, 15,000 फीट काफी होता है तो। जी हाँ, और साथ में करीब 8,000 फीट केबल भी। और हैरानी की बात यह है, जैसा गांव वालों ने बताया, कि उनकी अर्जी पर घंटे भर में मंजूरी मिल गई। 1 घंटे में? कमाल है। और सारा सामान वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर गांव पहुंच भी गया। ये तो सरकारी काम के मुकाबले बिल्कुल उलट है, जैसा लोग अनुभव करते हैं अक्सर। हाँ, उनका तो यही कहना था। और ये सिर्फ कहा नहीं, सामान सच में पहुंचा। पूरा 14,400 फीट पाइप, 4 मोटरें, स्टार्टर, तार, सब कुछ। और एक बात पर उन्होंने जोर दिया कि सामान अच्छी क्वालिटी का था, ब्रांडेड, ये नहीं कि बस काम चलाऊ दे दिया। सही बात है। अच्छा, और ये मदद क्या सिर्फ इसी गांव ब्याणा खेड़ा तक की थी? नहीं, ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक हरियाणा के कई और गाँव में भी भेजी गई, जैसे सिंधड़, बिठमड़ा, ज्ञानपुरा, सुरेवाला, नेहला। इन सब जगहों पर भी बड़ी मात्रा में पाइप, मोटरें, तार वगैरह भेजे गए। अच्छा। यहाँ तक कि उकलाना से जो कांग्रेस विधायक हैं, नरेश सेलवाल, उन्होंने भी संत रामपाल महाराज की इन कोशिशों की तारीफ की। ओह, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि जो काम सरकार नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी ने जेल में होते हुए भी कर दिया। ये तो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन इस मदद के साथ एक दिलचस्प पहलू भी था। एक शर्त कहें या फिर एक निवेदन पत्र। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। क्या था उस पत्र में, बताइए जरा। देखिए, उस पत्र में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव वालों से एक तरह का आग्रह था कि ये जो उपकरण दिए जा रहे हैं इनका पूरा इस्तेमाल करें और अगली फसल बोने से पहले खेतों से पानी निकाल दें। और उसमें ये भी लिखा था कि आगे मदद मिलेगी या नहीं, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि इस मदद का सही उपयोग हुआ है कि नहीं। अच्छा, एक तरह की शर्त। हाँ, और पारदर्शिता के लिए ये भी कहा गया कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। खेत में पानी भरने से लेकर अगली फसल आने तक, ताकि जो दानदाता है उन्हें भी दिखे कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। ये तो काफी अनोखी शर्त है। एक तरफ पारदर्शिता, दूसरी तरफ शायद भविष्य की मदद पर नियंत्रण भी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन गांव वालों ने इसे कैसे लिया, ये भी जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उनका क्या कहना था? उनकी प्रतिक्रिया तो काफी सकारात्मक थी। सरपंच और बाकी गांव वालों ने इसे एक जिम्मेदारी की तरह लिया। वादा किया कि हाँ, हम खेतों को फिर से खेती लायक बनाएंगे। अच्छा। कुछ ने तो ये भी कहा कि पत्र पढ़कर ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही चिंता कर रहा हो, और आभार तो बहुत था। कई लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का रूप, फरिश्ता, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, खासकर ये देखते हुए कि वो खुद जेल में है। हाँ, ये बात बार बार आ रही है। अच्छा, इसमें एक ग्रामीण अनूप का जिक्र भी था, जो शायद पहले आलोचक थे। जी बिल्कुल, अनूप का बयान काफी अहम है।
उन्होंने साफ कहा कि इस मदद ने उनकी सोच बिल्कुल बदल दी है। उनका कहना था कि देखो, संकट के समय जो आपके साथ खड़ा है, जो मदद कर रहा है, वही असली हितैषी है। चाहे उस पर आरोप कुछ भी हो, ऐसे काम करने वाला तो भगवान का रूप ही है। और उन्होंने सवाल भी उठाया कि बाकी जो धार्मिक गुरु हैं या कथावाचक हैं, जिनके पास इतने संसाधन होते हैं, वो ऐसी आपदाओं में क्यों नहीं आगे आते मदद करने। सही बात है। ये घटना दिखाती है कि कैसे मुश्किल वक्त में मिली सीधी, ठोस और सबसे जरूरी समय पर मिली मदद किसी व्यक्ति या संगठन के लिए लोगों की धारणा को एकदम बदल सकती है। बिल्कुल, भले ही वो संगठन या व्यक्ति विवादों में क्यों ना घिरा हो, लोगों की जो तात्कालिक जरूरत होती है ना, वो अक्सर बाकी सब बातों पर भारी पड़ जाती है। तो अगर हम इसे समेटें तो कहानी ये है कि एक गांव जो संकट में था, उसे एक ऐसी जगह से मदद मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी, और वो भी बहुत तेजी से और काफी बड़ी मात्रा में। जी, ये ना सिर्फ उस बाढ़ की भयावहता को दिखाता है, बल्कि इस खास राहत अभियान के जो जमीनी असर है उसको भी सामने लाता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आपदा के समय सरकार की भूमिका क्या है, समुदायों की असल जरूरतें क्या हैं, और जो गैर सरकारी संस्थाएं या इस तरह के संगठन हैं, उनकी क्षमता और उनके काम करने के तरीकों के बीच मतलब क्या तालमेल होना चाहिए। सही कहा। और आखिर में एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जब कोई आध्यात्मिक नेता जो जेल में है, उनका संगठन कुछ मामलों में सरकारी तंत्र से ज्यादा तेज और शायद प्रभावी तरीके से जमीन पर मदद पहुंचाता दिखता है, तो ये हमारे समुदायों की अपनी क्षमता, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ताकत और शायद मौजूदा सरकारी ढांचे की अपनी सीमाओं के बारे में क्या इशारा करता है, इस पर सोचा जा सकता है।